नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मान बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो आज हम बात करेंगे आपका यानी प्रदूषण। तो यानी प्रदूषण जिसकी इंग्लिश होती है आपकी वेहिकुलर प्रदूषण, मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए कि वह प्रदूषण जो आपके व्हीकल यानी गाड़ियों से जो प्रदूषण फैलता है, तो उस प्रदूषण को, तो इस प्रदूषण के साथ आप यह ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि यह किस प्रकार का प्रदूषण है। आप सभी जानते हैं कि जो वाहन होते हैं, जितने भी वाहन, जैसे कि आपका बस हो गया, चाहे आपका ट्रेन हो गया, चाहे ट्रक हो गया, और आप जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, तो सभी ये जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित करती हैं। और जो ये गैसें उत्सर्जित करती हैं वो सिंपली किसका कारण होता है? वो कारण होता है आपका वायु प्रदूषण का। तो मतलब कि इस चीज़ में ये आप वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यानी प्रदूषण कहा गया है। तो जो यानी प्रदूषण के नाम से अगर उस तरह देखा जाए तो 2015 में आपका एक प्रश्न भी आया हुआ है, 5 नंबर का वो प्रश्न है कि यानी प्रदूषण क्या होता है और उसको हम क्या कैसे बच सकते हैं। तो आप सिंपली इसमें ये कर दीजिएगा कि यानी प्रदूषण जो होता है वो मतलब विभिन्न प्रकार के जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके कारण फैलता है। और जो यानी प्रदूषण होता है वो आपका बेसिकली इसका वायु प्रदूषण का कारण होता है। तो अब ये देखते हैं कि जो हमारा यानी प्रदूषण यानी व्हीकुलर प्रदूषण होता है, तो ये वायु प्रदूषण का कारण होता है। इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हुए हैं। तो अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अगर विश्व स्तर पर कहा जाए तो एक आपका बना था यूरोपियन उत्सर्जन मानक, जिसको यूरो मानक कहते हैं। और उसी का अगर इंडियन वर्जन कहा जाए तो उसको बोलते हैं बीएस मानक, जिसको बोलते हैं भारत स्टेज उत्सर्जन मात्रक, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो ये होता है। और जो ये आपके यूरो मानक है वर्ल्ड वाइड, और चाहे आपके बीएस मानक है, यह सभी प्रकार के इंजनों के लिए लागू होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका ये देखा जाता है कि जो भी हमारी गाड़ी चल रही है, जैसे कि हमारी अगर मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो जो मोटरसाइकिल चल रही है तो 1 किलोमीटर अगर चली तो वह कितनी मात्रा में आपकी जो भी गैसेज होती हैं उनको क्या कर सकती हैं, उत्सर्जित कर जाती हैं। और जो गैसें उत्सर्जित करती हैं उसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो अनकम्बस्शन फ्यूल होता है उसके कारण जो आपका सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि यह थोड़ी सी कम ऑक्सीजन की मात्रा पाने की वजह से जो भी आपका फ्यूल पूरा कम्बस्शन नहीं हो पाता है वो होता है। और उसके अलावा क्या होता है, आपका हाइड्रोकार्बन होता है, और आपका एनओएस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इनके हम देखते हैं कि उत्सर्जन की मात्रा कितनी होती है, कि मतलब कि कोई भी हमारी जो गाड़ी है या व्हीकल है वो 1 किलोमीटर जब चली तो इनकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोकार्बन की और एनओएस यानी नाइट्रस ऑक्साइड की कितनी मात्रा को उसने उत्सर्जित किया। तो उसी उत्सर्जित मात्रा के हिसाब से हमें कहा जाता है कि यह गाड़ी प्रदूषण फैला रही है या यह गाड़ी हमारी प्रदूषण नहीं फैला रही है। तो इनकी जो मात्रा है वो निर्धारित की गई है, और अलग अलग स्टैंडर्ड में इसकी जो मात्रा होती है वो नियत थी। नियत थी। अगर जो भी आपकी मात्रा सरकार द्वारा निर्धारित है उससे अगर आपकी जो व्हीकल होती है वह ज़्यादा आपका प्रदूषण फैला रही है तो उसे यह कहा जाता है कि वह जो आपका व्हीकल है वह प्रदूषण को फैला रहा है। और अगर आपका उससे कम मात्रा में रहता है तो उसको कहा जाता है कि इसका जो प्रदूषण फैलाने का जो तरीका है या ये जो प्रदूषित कर रही है वो नियंत्रित मात्रा में कर रही है। तो अधिकतर आप ये देखते होंगे कि जो यहाँ पे भारतवर्ष में चाहे आपके शहर में ही जो आपका ये जिला प्रदूषण विभाग होता है या जो प्रदूषण विभाग होता है वह प्रायः आपका
जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उस पे एक हरे रंग की पट्टी चिपकाता है, जिसमें और इस जो प्रमाण पत्र, ये एक प्रमाण पत्र देता है, और इस प्रमाण पत्र की जो कि आपकी वैलिडिटी कितनी रहती है, 6 महीने की रहती है। तो उसमें जो उनके अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं वह आपकी व्हीकल के नापते हैं कि आपका जो व्हीकल है उसमें प्रदूषण की मात्रा कितना फैला रहा है, या आपका जो व्हीकल है वो कितना प्रदूषण फैला रहा है। अगर आपका जो भी व्हीकल का उत्सर्जन जो मात्रक रहता है वह अगर नियंत्रित रहता है तो आपको वह क्या करता है, एक प्रमाण पत्र दे देता है। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वह 6 महीने की होती है। 6 महीने के पश्चात आप पुनः अपने गाड़ी को उस सेंटर पे ले जाते हैं और वहाँ उनका कर्मचारी फिर पुनः आपकी गाड़ी का क्या करता है, में प्रदूषण की मात्रा को चलवा के नापता है, और फिर अगर आपका प्रदूषण की मात्रा नियंत्रित रहती है तो फिर आपको वो अगला प्रमाण पत्र जारी कर देता है। और इस प्रमाण पत्र की सहायता से आप अपने पास रखते हैं, चाहे गाड़ी चुका देते हैं, तो कहीं पे भी अगर वाहन चेकिंग होती है तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी का जो प्रदूषण करने का जो रेंज है वो परमिएबल रेंज में है या इस रेंज में है कि जो कि आपका ऊपर नहीं है, तो आप चाहे तो चालान वगैरह से बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मान लीजिए कानूनी हो गई। अब ये देखा जाता है कि एक्चुअली में जो आपका वाहन प्रदूषण है उससे बचने के लिए क्या क्या किया गया है। तो अगर इंटरनेशनल हिसाब से देखा जाए तो आपका क्या किया गया है, यूरोपियन उत्सर्जन मात्रक, जिसको को यूरो मात्रक कहा जाता है, इसको स्थापित किया गया है। तो यूरो मात्रक अगर कहा जाए तो सबसे पहले जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और जितने भी और ये सारे यूरोपियन देश थे उन्होंने मिलकर एक आपका स्टैंडर्ड बनाया, और इसमें आपका ये भी देखा कि क्या नाम है कि जो भी हमारी गाड़ियां हैं वह कितनी मात्रा में आपका उत्सर्जित करे। तो उसके लिए सबसे पहले यूरो फर्स्ट, जो यूरो फर्स्ट था 1992 में ये आपका क्या किया गया, लागू किया गया 1992 में। तो उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और एनओएक्स इनकी आपकी मात्रा को निर्धारित किया गया। फिर उसके बाद यूरो आपका सेकेंड आया। तो यूरो जो सेकेंड आया उसमें ये आपका 1996 में लागू किया गया। फिर आपका आया यूरो थर्ड। तो यूरो थर्ड जो है वह आपका आया 2001 में, और फिर यूरो फोर जो है वो आपका आया 2005 में, और यूरो जो 5 2009 में, और यूरो 6 आपका 2015 से अभी तक आपका लागू है। यानी अगर पूरे वर्ष उसमें पूरे अगर वर्ल्ड वाइड कहा जाए तो इस समय आपका यूरो 6 लागू है। और यूरो में आपका क्या किया जाता है कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और एनओएक्स यानी नाइट्रस ऑक्साइड, इनके क्या किया जाता है, उत्सर्जन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारित करने का मतलब ये है कि कोई भी आपकी अगर गाड़ी है तो उसका एक रेंज बना दिया गया है कि वह इस रेंज से ज़्यादा यानी पर किलोमीटर, जैसे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है कि पर किलोमीटर ये 0.02 ये आपका मिलीग्राम से ज़्यादा को क्या करे, यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्सर्जित न करे। अगर इस रेंज से आपका ऊपर अगर आपकी गाड़ी उत्सर्जित कर रही है तो ये माना जाएगा कि जो आपकी गाड़ी है वह क्या कर रही है, आपका प्रदूषण को फैला रही है। यानी जो हमारा वायुमंडल है या जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषित कर रही है। तो फिर अगर कोई भी उस वाहन को कहीं पे भी, चाहे सड़क पे चाहे राजमार्गों पे कोई अगर चेक करता है, कोई भी प्रदूषण विभाग का अधिकारी है, चाहे कोई भी अगर पुलिसकर्मी अगर आपका चेक करता है तो वह चाहे तो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। और जुर्माना वो किस लिए लगेगा, इसलिए लगेगा कि आप वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं या जागरूक नहीं है। और आपका जो इसका वही प्रदूषण वाला जो आपका जुर्माना होता है सभी जुर्मानों से काफ़ी अधिक होता है। सार्वजनिक वाहन विशेषकर जो आपके ट्रक होते हैं, बस होते हैं, उनके लिए यह सभी के लिए अनिवार्य होता है कि वह प्रदूषण जो आपका नियंत्रण विभाग है उससे अपनी
गाड़ी को सर्टिफाइड करवाएं या उनसे वो प्रमाण पत्र हासिल करें और उस प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा रहे कि जो उनके प्रदूषण करने की दर है या वातावरण को जो प्रदूषित करने का उनका जो आपका कार्य है वह एक आपका नियंत्रित मात्रा में है, यानी कंट्रोल्ड मात्रा में है। कंट्रोल्ड मात्रा का मतलब ये है कि जो भी आपका भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि पर किलोमीटर आपका ट्रक चाहे बस चलेगा वह इतनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड को उत्सर्जित करेगा। तो उस उत्सर्जन की मात्रा से जो हमारी जो व्हीकल या गाड़ी उत्सर्जित कर रही है उस मात्रा से हमारा नीचे है। अर्थात जो भी हमारी गाड़ी है या जो भी हमारी व्हीकल है वह पर किलोमीटर उतनी ही कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित कर रही है, जो कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय सरकार ने या आपका प्रदूषण बोर्ड ने एक निर्धारित किया है। और यह सारा निर्धारण किस लिए किया गया है? इसलिए निर्धारण किया गया है ताकि जो हमारा वातावरण है वह सुरक्षित रह सके। सुरक्षित इन द सेंस इस तरह रह सके कि हमारा जो वातावरण है वो सभी के लिए क्या रहे, साफ सुथरा रह सके और हम सभी जो जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु हैं या मानव जाति जो भी है वह सभी क्या कर सके, खुली हवा में सांस ले सके। और आप सभी जानते हैं कि अगर वायु प्रदूषित हो जाती है तो सबसे ज़्यादा इसका असर किसके ऊपर पड़ता है? वायु अगर प्रदूषित हो जाती है तो सबसे ज़्यादा असर आपका क्या पड़ता है? बुजुर्गों पर पड़ता है और बच्चों पे पड़ता है। कुछ दिन तक तो पहले अगर आपको याद होगा तो जितने भी पेट्रोल होते थे, मतलब कि जो आपका ईंधन जो होता है वह आपका जब ईंधन आपका ये आंतरिक दहन में कार्य होता है तो थोड़ा सा वो आवाज़ आती है, यानी यांत्रिक ध्वनि आती है। तो उसी यांत्रिक ध्वनि को कम करने के लिए एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो कि यांत्रिक ध्वनि को कम करता है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में आपका टेट्रा इथाइल लेड यानी आपका C2H5 का होल थ्राइस PV यह यानी टेट्रा इथाइल लेड यूज होता था। लेकिन बाद में पर्यावरणविदों को और वैज्ञानिकों को सलाह पर भारत सरकार ने क्या किया था कि टेट्रा इथाइल लेड यानी लेड मिश्रित जो भी पेट्रोल था उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। और जानते हैं इस लेड मिश्रित पेट्रोल को बैन करने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि जब ऐसी पेट्रोल से जब गाड़ियाँ या ऐसी ईंधन वाली जब गाड़ियाँ चलती थी तो वो कुछ मात्रा में क्या करती थी कि लेड यानी शीशे इसका क्या करती थी, उत्सर्जन करती थी। और जो यह लेड था यह बच्चों का जो मस्तिष्क था उस पर बहुत ही बुरा यानी दुष्प्रभाव डालता था। और कभी कभी तो ये स्थिति होती थी कि अगर नवजात शिशु कोई अगर इस लेड के संपर्क में आ जाए तो उसका मानसिक विकास ही रुक जाता था। तो बहुत से बालकों में जब ये देखा गया कि उनका मानसिक विकास रुक गया है या उनका मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है, और किसके कारण प्रभावित हो रहा है? जो आपकी व्हीकल है उनसे जो लेड निकल रहा है उससे जब प्रभावित हो रहा है तो सरकार ने क्या किया कि इस पर आपका पूर्णतः बैन कर दिया। यानी कि अब आपको कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में लेड मिश्रित पेट्रोल क्या होता है, नहीं मिलता है। और ये लेड मिश्रित पेट्रोल न मिलने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि यह आपके जो भी बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके मानव विकास उनके मस्तिष्क के विकास को बहुत ही बुरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी उनका जो मस्तिष्क होता है जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पाता है। यानी कि जो उनका मस्तिष्क होता है वह अल्प विकसित ही रह जाता है। और आप सोचिए कि अगर हमारे देश के बालक ही का दिमाग ही अल्प विकसित रहेगा तो हम एक मजबूत राष्ट्र को क्या कर सकते हैं, नहीं निर्माण कर सकते। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण होता है वो बुजुर्गों के लिए भी जो होता है वह काफ़ी खतरनाक होता है। और बुजुर्गों में भी जिनको खासकर सांस लेने की अगर परेशानी होती है तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कभी कभी ये होता है कि अगर कोई व्हीकल आपका अगर ज़्यादा धुआं छोड़ता है तो वह क्या होता है कि ज़्यादा अगर धुआं छोड़ता है
तो भी वह क्या करती है कि आपका लोगों में छींक आने लगती है या विभिन्न प्रकार के आपके उसके प्रति आपका विचलता दिखाई जाती है या मन क्या होता है विचलित होने लगता है। और गर्मियों में तो खासकर अगर बहुत ढेर सारा धुआं अगर आपके नाक में चला जाए तो वो आपको विचलित कर सकता है। और ये विचलन कभी कभी मार्ग दुर्घटना में भी क्या होता है तब्दील हो सकता है। यानी कि आप वायु प्रदूषण के कारण अगर कभी कभी ये क्या होता है मार्ग दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब आदमी का दिमाग ही स्थिर नहीं रहेगा तो वह क्या हो सकता है कि वह मार्ग दुर्घटनाओं में भी तब्दील हो सकता है। बाकी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और विभिन्न प्रकार के आपकी एलर्जी भी दिखाई देती है, जिसमें कि वो छींक आना, चाहे नाक से पानी बहना। तो ये सब सारी जो दिक्कतें होती हैं ये व्हीकलर प्रदूषण या आपका इससे जो यानी प्रदूषण है इससे आपका फैल सकती है। अब बात करते हैं कि आपका जो ये यानी प्रदूषण है इसको रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने यानी जो भारतीय सरकार है यानी भारतीय गणराज्य है इसने क्या क्या व्यवस्था की है या यहाँ की कंपनियों ने क्या क्या व्यवस्था की है। तो भारतवर्ष में जो यही मात्रक होता है यानी जो यूरो मात्रक होता है उसका भारतीयकरण करके उसको नाम रख दिया गया है बीएस मात्रक। तो बीएस मात्रक क्या होता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ये होता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं आपका बीएस मात्रक बोलते हैं। तो जो आपका बीएस मात्रक होता है यह क्या करता है कि सभी प्रकार के इंजनों को लागू होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी प्रकार के जितने भी आपके वाहन निर्माता हैं, सभी प्रकार के जो वाहन निर्माता हैं उनके लिए यह क्या होता है आपका एसेंशियल होता है। सभी प्रकार के जो वाहन निर्माता होते हैं उनको यह आपका माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यह आपके जो भी बीएस के यानी भारत स्टेज यानी भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है इनको सभी को आपका पालन करना क्या होता है अनिवार्य होता है। तो जो भारत स्टेज है वो सर्वप्रथम 2010 में भारत स्टेज थर्ड को लागू किया गया, फिर जो 2017 है उसमें भारत स्टेज 4 को लागू किया गया और आपका जो भारत स्टेज 5th है यह आया ही नहीं क्योंकि प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई थी। और जो आपका अगर बाहर के देशों में कहा जाए यानी जो अगर वर्ल्ड वाइड कहा जाए तो हमारा जो स्टेज थे यूरो स्टेज 6 तक पहुंच गया, इसलिए भारत में आपका जो भारत स्टेज 5th था वो आया ही नहीं। 2020 तक आपका ये सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ गया कि आप भारत स्टेज 5th के बजाय सीधे आप भारत स्टेज 6 मानकों को अपनाया जाए। इसमें क्या किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जितने भी आपके 4 व्हीलर हैं अर्थात अथवा 2 व्हीलर हैं, जितने भी ये सब आपके वाहन निर्माता कंपनी है वह आपका क्या करे कि 31 मार्च 2020 तक अपने सारे जितने भी आपके BS4 स्टैंडर्ड वाले इंजन वाले जितने भी व्हीकल हैं सारे के सारे व्हीकल्स को आप क्या करिए बेच लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने आपके जो आपके जो विभिन्न शहरों के जो पंजीकरण होते हैं यानी परिवहन विभाग होता है उनको यह सख्त निर्देश दे दिया गया कि 31 मार्च 2020 के बाद से कोई भी अगर आपका वाहन रहेगा उसका आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कीजिएगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी वैसे भी बेकार हो जाएगी, उसको आप चला नहीं सकते। अर्थात मोटे मोटा ये समझ लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दे दी कि आप 30 मार्च के बाद कोई भी BS4 इंजन को वाली गाड़ी को आप नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद जितने भी जो भी आपकी व्हीकल बेची जाएंगी वो सारी की सारी कौन सी बेची जाएंगी BS6 जो भी आप स्टैंडर्ड को फॉलो करती हुई जो भी आपकी व्हीकल रहेंगी वही बेची जाएंगी। और BS6 में क्या है कि आपका इसमें जो
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी जो भी उत्सर्जन की मात्रा है, इनके लिए बहुत ही कड़े उत्सर्जन मात्रक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात इनमें आपका क्या किया गया है कि इन जो BS6 गाड़ियां हैं, इनमें ये कहा गया है कि ये लगभग आपका बहुत ही मिनिमम मात्रा में प्रदूषण को फैलाए, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि इस समय क्या है कि दिन प्रतिदिन आपकी गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इसलिए उत्सर्जन मात्रा को आपको क्या करना पड़ेगा, कड़े से कड़ा ही करना पड़ेगा। तो यह हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि 30 मार्च के बाद कोई भी गाड़ियां आपकी BS4 वाली बिक ही नहीं सकेंगी। सभी डीलरों, चाहे वो आपके ट्रक वाले डीलर हो, चाहे आपके वो 4 व्हीलर वाले डीलर हो, चाहे 2 व्हीलर वाले डीलर हो, सभी डीलरों को भारत के आपका केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा एक राजपत्र आपका ये किया गया, जिसमें उनसे आपका प्रतिबद्धता की गई कि और उनको एक सख्त निर्देश दिया गया कि आप BS4 वाले इंजन वाले कोई भी वाहन आप नहीं बेच सकते। इसके लिए कंपनियों ने कई तरह के लुभावने ऑफर भी दिए, लोगों को ये भी कहा कि आप BS4 को जल्दी खरीद दीजिए, तो उसमें विभिन्न प्रकार की कुछ छूटें दिए। कुछ कंपनियों ने इंश्योरेंस को फ्री कर दिया, कुछ उन्होंने RTO चार्ज को फ्री कर दिया, या विभिन्न प्रकार के आकर्षक योजनाएं लाई ताकि ज़्यादा जो उनके BS4 वाले इंजन वाले जो भी वाहन है वह बहुत ही जल्दी से आपका और आसानी से बिक जाए। अर्थात उनको भी अपना जो स्टॉक था उसको मार्च से पहले क्या करना था, ख़त्म करना था, क्योंकि यह आपके हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या था, यह आदेश था कि उनको आपको BS4 वाले जितने इंजन वाले जितने भी आपके वाहन हैं उनका स्टॉक आपको ख़त्म करना है। यह सभी डीलरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वो अपने BS4 वाले जितने भी मात्रक वाले वाहन हैं उनका आपका ख़त्म कर दें। अब ये इसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं कि जो हमारा यानी प्रदूषण है, इससे हम कैसे आपका क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। मतलब बचने का आपका क्या उपाय है कि इनसे मतलब इतने जो गाड़ियां हैं वो प्रदूषण तो फैला ही रही हैं, तो फैला रही हैं तो हम आपका इनसे आपका बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी इनका जो प्रिवेंशन है वो कैसे कर सकते हैं, या आप सिंपली समझ लीजिए प्रिवेंशन फ्रॉम व्हीकलर पॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप सार्वजनिक जो भी वाहन है इनका प्रयोग आप क्या कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। तो सार्वजनिक परिवहन में ये आ जाता है कि ऐसे परिवहन के साधन जिसमें बिना किसी जातीय भेदभाव, चाहे लिंगी भेदभाव, चाहे आर्थिक भेदभाव के सभी आम जन समूह जो होता है, यानी जो भी कोई भी कॉमन पीपुल है, यानी कोई भी ऐसा जो आपका भारत का नागरिक है, वह इन सब परिवहन साधनों का क्या कर सके, इच्छा अनुसार उपभोग कर सके। तो जो ऐसे साधन कहे जाते हैं, तो ऐसे साधनों को हम बोलते हैं सार्वजनिक साधन, या सिंपली ये समझ लीजिए जो भी आपका शहर में आपके एक शहर से दूसरे शहर तक गंतव्य स्थलों तक ले जाने के लिए जो भी सरकार द्वारा चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे आपका जिले स्तर पे है, जो भी आपके वाहन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है उसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक परिवहन। तो सार्वजनिक परिवहन में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा आता है रेलवे का नाम, यानी भारतीय रेल। तो सभी आप जानते हैं कि जो भारतीय रेल होती है वह आपके सार्वजनिक परिवहन की बहुत अच्छा साधन है। जो आपका हमारी भारतीय रेल है, इसके ऊपर आप चाहे तो गर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो ये होता है, जो भारतीय आपकी रेल है, यह अगर वर्ल्ड वाइड कहा जाए तो इसका जो स्थान है वह आपका पूरे विश्व में आपका दूसरा स्थान है। यानी जो हमारी भारतीय रेल है इसका पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो पटरियों की लंबाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपको
लंबी दूरी, खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर ही एक छोर से दूसरे छोर तक जाना हो, तो जो हमारा रेल यानी भारतीय रेल है, यह सबसे सुरक्षित और सस्ता साधन है जिसके द्वारा हम आपका लंबी दूरी की भी यात्रा कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए यानी प्रदूषण से बचने के लिए कि हमको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यात्राएं हैं वह क्या करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन से करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी आप वो व्हीकल उठाइए या फोर व्हीलर उठाइए, दो लोग बैठिए और निकल जाइए। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से रेलवे में टिकट बुक कराएं और आराम से और सुरक्षित यात्रा एक जगह से दूसरे जगह करें। अगर इस तरह से हम यात्रा करेंगे और अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज नहीं करेंगे तो हम अच्छे से चाहे तो ये यानी प्रदूषण से बच सकते हैं। दूसरा, अगर सार्वजनिक परिवहन में इसी तरह का आता है तो ये आ जाता है आपका बस। तो जो भी आपके बसेज होते हैं या अन्य भी जो भी आपके स्थानीय परिवहन होते हैं, वह एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक ज़िले के अंदर जाने के लिए बहुत ही सुगम और सस्ते साधन होते हैं और इनका किराए पे भी आपका राज्य सरकार का अच्छा खासा नियंत्रण होता है। तो ये भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाना हो तो आप सड़क मार्ग द्वारा अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, बसों द्वारा यात्रा कर सकते हैं। और बसें वाला जो भी यात्रा है वह आपकी यात्रा क्या है कि काफ़ी सुरक्षित भी यात्रा है, लेकिन यह यात्रा थोड़ा सा अगर कहा जाए तो जो आपका ये रेलवे यात्रा है उससे क्या किया जाता है, थोड़ी सी ये क्या होती है, महंगी है। अब तो राज्य सरकार ने ये भी किया है कि इस यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए और आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जनरथ और स्कैनिया या आपके वाल्वो बसों का भी आपका ये को भी नया नया बेड़ा लाई है जो कि आपकी यात्रा को बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक बनाती है। तो अगर आप इन सबों से यात्रा करते हैं तो भी आप यानी प्रदूषण से बच सकते हैं, क्योंकि एक बस में कम से कम 60 लोग रहते हैं। अगर यही 60 लोग अपने अपने अगर उससे व्हीकल से यानी फोर व्हीलर से अगर यात्रा करें तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा और अगर अपने अपने वाहन से वो यात्रा करेंगे तो क्या करेंगे कि ये आपका जो प्रदूषण की मात्रा रहेगी वो भी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अतः हम सभी लोग को ध्यान देना चाहिए कि आपका रेल और बस का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा आपका ये चीज़ ध्यान देना चाहिए तीसरा कि व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से ये होता है कि अगर आपको व्हीकलर प्रदूषण से चाहे मोटरसाइकिल वाले प्रदूषण से बचना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी हम घर के छोटे मोटे काम करते हैं या अगर आपको थोड़ी दूर ही अगर जाना है, आपके बाजू वाले चौराहे तक जाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि पैदल चलिए। जब पैदल चलेंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप एक्टिव भी रहेंगे और व्हीकल का क्या करेंगे, कम से कम प्रयोग करेंगे। आजकल बहुत से लोगों को देखा जाता है कि 1 किलोमीटर की भी दूरी जानी है या उससे कम किलोमीटर की भी दूरी जानी है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं, फटाफट उसमें बैठे और मार्केट की तरफ चल दिए। आप ऐसा ना कीजिए, आप थोड़ा सा पैदल चलने की कोशिश कीजिए। सभी लोग का यह दायित्व है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले तो हृदय रोग होने के भी चांसेस कम रहते हैं और व्यक्ति एक्टिव भी रहता है और आराम से थोड़ा बहुत अगल बगल के एटमॉस्फेयर से भी परिचित होता है। और आपका क्या होता है, वह कहीं ना कहीं अगर पैदल चल रहा है तो वह पैसे बचाने और अपने स्वास्थ्य की देखभाल के अलावा कहीं न कहीं वो प्रदूषण कम करने में भी आपका योगदान दे रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर आप 5-6 किलोमीटर तक या 4 किलोमीटर तक अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप इसका भी यूज कर सकते हैं, हमारे साइकिल का यूज कर सकते हैं। साइकिल चलाना भी जो भी आपका होता है यह आपका स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो आप अगर थोड़ी सी अगर आप कोशिश करें तो चाहे तो साइकिल भी चला सकते हैं थोड़ी मोड़ी दूरी के लिए, जैसे सब्जी लाना हो, चाहे घर के सामान वामान कुछ हल्के फुल्के लाना हो या अगर बच्चों को थोड़ी दूर पे स्कूल से ही लाना हो तो आप आराम से साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल प्रयोग करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप कहीं न कहीं वातावरण को भी प्रदूषित करने से बचाएंगे। और
तीसरी जिम्मेदारी आती है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में भी ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट भी कोशिश ये करे कि एक निर्धारित कर दे। निर्धारित का मतलब ये कि वो चाहे तो इस तरह का अगर दृढ़ संकल्प रहे तो इस तरह का कार्य कर सकती है कि वह वाहनों की बिक्री को चाहे तो एक लिमिटेड कर सकती है। लिमिटेड कर सकती है, लिमिटेड इन द सेंस इस तरह कर सकती है कि वो वाहनों की बिक्री को क्या करे, फिक्स कर दे कि हम पर वर्ष इतने ही दोपहिया वाहन की बिक्री करेंगे। इसी तरह चार पहिया वाहन के लिए भी वो ये कर दे कि उनकी बिक्री को क्या करें, निर्धारित कर दे। क्योंकि जो ये अनियंत्रित तरीके से जो बिक्री हो रही है, यह बिक्री पता नहीं कितनी बढ़ जाए और कंपनियां भी अपने फ़ायदे के लिए क्या करती हैं कि विभिन्न आपके प्रलोभन लाती हैं और गाड़ियों, उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि गाड़ियों की बिक्री बढ़े। उन किसी भी व्हीकल निर्माता कंपनी को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वह प्रदूषण को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती, वो उनका कोई मैटर नहीं रहता। तो इसके लिए हमारी राज्य सरकारों को ही सोचना पड़ेगा। आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को यह दिशा निर्देश दे कि वह विभिन्न कुछ योजनाएं ऐसी बनाएं, चाहे कुछ ऐसा आपका गाइडलाइन बनाएं जिससे कि प्रदूषण के प्रति लोग जागरूक हों और कंपनियां भी जागरूक हों और एक आपका ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बनाया जाए जिसमें कि प्रदूषण की मात्रा कम हो। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट है वो इस तरह का भी कर सकती है, जैसे कि अभी अगर बात किया जाए तो जो दिल्ली गवर्नमेंट थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑड और इवन रूल लागू किया था कि मतलब कि कुछ गाड़ियों को किसी एक विशेष दिन चलाने का मौका मिला था, कुछ गाड़ियों को या कुछ नंबर वाली गाड़ियों को किसी एक दिन विशेष दिन चलाने का मौका मिला था। अगर इस तरह भी किया जाए तो हम चाहे तो व्हीकलर प्रदूषण से बच सकते हैं। कुछ विदेशों में इस तरह का रूल है कि वहाँ पे जो गाड़ियों का परमिट मिलता है या जो उनका लाइसेंस मिलता है वो ये फिक्स रहता है कि अगर आप इस विशेष एरिया के लिए या इस विशेष क्षेत्र के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप इस दिन फला दिन चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी इस एरिया में है तो वो आप फला दिन या मतलब कुछ एक विशेष दिन ही चला सकते हैं। कोई भी गाड़ी किसी दिन भी कोई भी आपका नहीं चला सकता है। मतलब कि वहाँ पे विदेशों में क्या है कि गाड़ियों को चलाने के लिए आपका एक निर्धारित दिन बना दिया गया है। उसी तरह अगर सरकारें चाहें तो जैसे कि नॉर्वे की सरकार है और इंग्लैंड में भी है, फिनलैंड में भी है, ये सब देश प्राकृतिक रूप से काफ़ी खूबसूरत हैं। और ऐसे देश क्या करते हैं, और चाइना को भी ले सकते हैं, तो ऐसे देश क्या करते हैं कि वह आम नागरिकों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उनके लिए वो सरकारें क्या की हैं, एक विशेष हरित जोन का या ग्रीन पट्टी टाइप का सड़कों का निर्माण की हैं, जिस पे कि क्या कर सकते हैं कि सिर्फ आपके जो साइकिल चालक हैं वही चला सकते हैं और उनको विभिन्न सरकारी योजनाएं में विशेष राहत भी प्रदान है। कि मतलब कि अगर जो लोग ज़्यादा से अगर साइकिल का प्रयोग करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं में विभिन्न प्रकार की आपकी छूट भी है, यानी उनको आपको एक प्रिविलेज तरीके, मतलब कि सरकार उनको बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति मानती है। तो कुछ देशों में वैसा है कि सरकारों ने नए साइकिल ट्रैकों का निर्माण किया है और साइकिलों पर किसी प्रकार का भी टैक्स न लगा के उनके रेट को क्या किया है, काफ़ी कम कर दिया है, ताकि आम जन यानी सभी लोग आसानी से साइकिल को खरीद सके और प्रयोग कर सके। भारत में भी कुछ राज्य सरकारों ने एक नया साइकिल ट्रैक बनाने की कोशिश की थी जिस पे कि सिर्फ साइकिलें चलें, क्योंकि जितनी आपकी भारत में जिस हिसाब से गाड़ियाँ चलती हैं और जिस हिसाब से अनियंत्रित चलाते हैं, तो साइकिल चलाने में सबसे ज़्यादा लोग ये डरते हैं या बच्चे भी ये डरते हैं कि कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि उसके लिए अगर आप अलग से आपका ट्रैक का निर्माण किया जाए जो कि अन्य लोगों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहे, ताकि सभी लोग उस साइकिल ट्रैक पर अपनी साइकिल को चला सकें और सुरक्षित रूप से चला सकें। और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए
कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, आपके साइकिल को चलाएं। और भारत सरकारों को भी ये करना चाहिए कि साइकिल निर्माताओं कंपनियों के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई भी टैक्स को नहीं लगाना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक और अच्छी मात्रा में साइकिल का निर्माण कर सके। और भारत सरकार को ये भी चाहिए कि साइकिल चालकों को वो प्रोत्साहित करे, उनको यथासंभव समय समय पर क्या करे, सम्मानित भी करे, ताकि लोगों में साइकिल चलाने को लेकर जन जागरूकता आए। क्योंकि अभी भी जो भारत में जो साइकिल चलाना, वो इन जनरल आपका गरीबों का ही लिए माना जाता है। मतलब जो साइकिल की सवारी है वह आपका क्या है, गरीबों की सवारी मानी जाती है। कि कोई भी जो आपका संपन्न व्यक्ति है वो जल्दी साइकिल को चलाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इसके साथ वो साइकिल के साथ ये जोड़ दिया जाता है कि यह गरीबों की आपकी सवारी है। जो भी साधन संपन्न और वैभव प्रदर्शन वाले लोग होते हैं वो साइकिल चलाना ही नहीं चाहते। इसमें भी आपका राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि वह साइकिल चालकों को विभिन्न तरीकों से क्या करे, प्रोत्साहित करे। और आपका सरकार ये कर सकती है कि जो भी आपके उत्सर्जन मानक हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कर दिया जाए। मतलब कि जो भी गाड़ियाँ आपकी प्रदूषण फैलाती हैं उनके ऊपर सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये करें कि ज़्यादा ज़्यादा आपके क्या करें, कठोर कार्रवाई करें। कठोर कार्रवाई का मतलब ये है कि कोई भी अगर गाड़ी आपका प्रदूषण फैलाते हुए पाई जाती है तो उन पर अधिक से अधिक मात्रा में जुर्माना लगाएं और उनको सख्त चेतावनी दें कि अगर यह स्थिति दोबारा भी रही तो उनकी गाड़ी क्या हो सकती है, आपकी सीज भी हो सकती है। अर्थात बहुत हो तो एक बार में उनको चेतावनी और आपका जुर्माना देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर वही गाड़ी फिर प्रदूषण फैलाते हुए दोबारा में मिले तो उनके ऊपर क्या किया जाए, सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इसमें यहाँ तक भी रहे कि उनका जो भी आपका लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया जाए और उनके वाहन को क्या कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए। इसके अलावा जो आपका यानी प्रदूषण है, इससे बचने का एक उपाय ये हो सकता है कि अगर किसी भी एरिया में अगर एक ही गंतव्य स्थल पर जाने वाले कई लोग हैं तो वह अपने अपने आपका वो पर्सनल साधनों का उपयोग न करके चाहे तो वो गाड़ियों को पूल कैब टाइप का कर सकते हैं। कि मतलब कि अगर एक ही साइड में एक ही मतलब दिशा में या एक ही जगह पे जा रहे हैं तो लोग फिक्स कर लें कि क्या नाम है कि सभी लोग अपना अपना गाड़ी लेने लगे। जैसे कि एक ही मोहल्ले के कई लोग मान लीजिए, चाहे अगर गोरखपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सभी लोग मान लीजिए आप क्या नाम है एक एरिया में जा रहे हैं, जैसे कि एक ही मोहल्ले के कई लोग ईडा साइड में जा रहे हैं, तो सभी लोग अपना अपना 2 पहिया चाहे 4 पहिया न लेकर क्या करें कि वो एक दिन फिक्स कर ले कि एक विशिष्ट दिन या एक अमुक दिन एक व्यक्ति अपनी गाड़ी निकालेगा और उसी में, या एक व्यक्ति अपना कार निकालेगा और उसी में क्या करेंगे कि 6 लोग या 5 लोग जितने भी वो क्षमता वाली गाड़ी रहेगी सभी लोग बैठेंगे और क्या करेंगे, वो अपना एक गंतव्य स्थल पर चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि तीन गाड़ियाँ जो और भी या 4 गाड़ियाँ जो और भी साथ में चलने वाली थी वह नहीं चलेंगी। तो उससे क्या होगा कि लोगों का आपके पैसे की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी। और धन की बचत के अलावा सबसे सुविधाजनक ये रहेगा कि किसी प्रकार का भी सभी एक चालक के अलावा किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई भी मानसिक टेंशन नहीं रहेगा। और इन सबों से सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि आप प्रकृति की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। अर्थात अगर हम पूल कैब करें कि मतलब कि एक साइड में अगर कोई लोग जा रहे हैं तो आप उनसे चाहे तो लिफ्ट ले सकते हैं, चाहे तो आप उनके साथ कैब को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर आप शेयरिंग वाला करें या पूल कैब करें तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप धन की भी रक्षा अपने कर सकते हैं, मतलब धन का भी बचत होगा। और इन सबों के अलावा सबसे ज़्यादा बचत आपकी किसकी होगी, पर्यावरण की होगी। अगर पर्यावरण की आपका सुरक्षा करेंगे तो इस प्रकार से आप चाहे तो पूल कैप भी कर सकते हैं। फिर ये होता है कि आप जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनके मन में भी या स्कूली स्तर से ही आप चाहे तो पर्यावरण के प्रति आप क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगर बच्चे शुरू से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे तो वह आपका कम से कम प्रदूषण फैलाएंगे।
होता है। अगर इन सभी बातों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम क्या कर सकते हैं भारत को आपका यानी प्रदूषण से बचा सकते हैं और एक आपका स्वच्छ भारत का क्या कर सकते हैं, अच्छे से आपका स्वच्छ भारत का एक निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये इसमें देखिए कि किस प्रकार से यानी प्रदूषण फैलता है, क्या क्या उनके लिए आपके मात्रक हैं और राज्य सरकार चाहे हम सभी लोग या राज्य सरकार मिलकर कौन कौन सा ऐसा आपका कार्य कर सकती है जिसके वजह से हम आपके जो प्रदूषण होता है इसको हम चाहे तो बच सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना तक ही। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।